नमस्कार दोस्तों, RSLM में आपका स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर्स के इस सीरीज में हम फरवरी महीने के पार्ट 2 में 8 से 15 फरवरी 2025 तक करंट अफेयर के सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। दोस्तों, रियल टाइम में डिटेल्स करंट अफेयर्स की जानकारी के लिए आप मेरे साथ टेलीग्राम पर @RSLM में जुड़ रह सकते हैं। और दोस्तों, आपको पता है प्रत्येक क्वेश्चन के साथ बहुत सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्राप्त होती है, तो बहुत गौर के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एयरटेल के उपाध्यक्ष और मैनेजिंग डायरेक्टर ने ग्लोबल सिस्टम ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन संगठन अर्थात GSMA के कार्यकारी अध्यक्ष का कार्य संभाला। उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है गोपाल विट्ठल। मारिया जोशी, इससे पहले GSMA के जो अध्यक्ष थे जोस मारिया थे, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था। उसी के बाद गोपाल विट्ठल को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। गोफ अलार्डिस जो है वो ICC के चीफ एग्जीक्यूटिव के पद पर नियुक्त थे। उन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दिया था, तो इनका नाम भी याद रखना है। नेक्स्ट, कहाँ स्थित राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान अर्थात NIELTT के चिप डिजाइन उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया? तो यह है नोएडा में है चिप डिजाइन उत्कृष्टता केंद्र। तो इसी का उद्घाटन हाल ही में किया गया है। नेक्स्ट, नेपाल सरकार ने पर्वतारोहण के नियमों में परिवर्तन किए, जिसके तहत कितनी ऊंचाई से ऊंचे सभी पहाड़ों पर अकेला अर्थात बिना गाइड या ऊंचाई कार्यकर्ता के पर्वतारोहण को प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो ये 8000 मीटर से ऊंचे जितने भी पर्वत है उसके ऊपर अकेले अब चढ़ने को प्रतिबंधित कर दिया गया है। अर्थात जब भी कोई व्यक्ति अगर 8000 मीटर से ऊंची पहाड़ों पर चढ़ने की कोशिश करेगा तो उन्हें किसी गाइड या फिर ऊंचाई कार्यकर्ता की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट, शिया इस्लामी मुसलमान के 49वें वंशानुगत इमाम आगा खां चतुर्थ का हाल में 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका कहाँ निधन हुआ था? तो उनका निधन पुर्तगाल में हुआ था। तो पुर्तगाल के ही निवासी थे आगा खां चतुर्थ। ये इस शिया इस्लामी मुसलमान के 49वें वंशानुगत इमाम थे। नेक्स्ट, भारत में पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली के तहत इलाज के लिए इच्छुक लोगों के लिए आयुष वीज़ा भारत सरकार ने लॉन्च किया। इसमें उपरोक्त सभी वीज़ा शामिल है। तो जो भी व्यक्ति पारंपरिक चिकित्सा अर्थात आयुष से संबंधित इलाज कराने के लिए भारत में आने की कोशिश करेंगे तो उन्हें AY1, AY2, ई आयुष और ई आयुष अटेंडेंट, ये 4 प्रकार की वीज़ा दी जाती है। तो AY1 जो होता है, जो व्यक्ति आयुष चिकित्सा के लिए भारत आने की कोशिश करते तो उन्हें दिया जाएगा, और उसके साथ जो अटेंडेंट आएंगे उन्हें AY2 वीज़ा दिया जाएगा। इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक आधार पे जो वीज़ा दिया जाएगा तो उसका नाम ई आयुष और ई आयुष अटेंडेंट, इस तरह से 4 प्रकार के वीज़ा दिए जाएंगे। नेक्स्ट, 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर जारी एक रिपोर्ट के अनुसार फिर से क्वेश्चन को पढ़ता हूँ। 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में स्तन कैंसर, ठीक है, यहाँ पे स्तन हो जाएगा, स्तन कैंसर की आयु समायोजित दर अर्थात एज एडजस्टेड रेट सबसे अधिक 48 प्रति लाख महिलाएं कहाँ हैं? तो यह सबसे ज़्यादा हैदराबाद में, यानी कि सबसे ज़्यादा जो स्तन कैंसर के केस देखे जाते हैं, यानी कि 1 लाख में कितनी महिलाएं कैंसर से पीड़ित है जो स्तन कैंसर से संबंधित है? तो सबसे ज़्यादा हैदराबाद में है। हैदराबाद में 48 प्रति लाख है। दूसरे स्थान पर चेन्नई है, चेन्नई में 42.2, तीसरे स्थान पर बेंगलुरु में 40.5 और दिल्ली में 38.6। इस तरह से ये सब व्यवस्थित हैं। नेक्स्ट,
कोलकाता स्थित पूर्वी कमान के मुख्यालय का नाम क्या रखा गया है? तो पहले इसका नाम फोर्ट विलियम था, इसे बदलकर अब विजय दुर्ग रख दिया गया है। नेक्स्ट, कौन सा राज्य हाल में नक्सली मुक्त घोषित किया गया है? तो कर्नाटक को हाल ही में नक्सली मुक्त घोषित किया गया है। नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इंटरनेशनल मीटिंग ऑफ द वर्ल्ड फार्माकोपियाज को, जो पूरे विश्व में दवाओं की पहुंच को बनाता है तथा इसके उपयोग की बात करता है, कि 15वें बैठक का आयोजन 2025 में भारत में किसके सहयोग से किया गया है? इसका उपरोक्त दोनों हो जाएगा, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन और भारतीय फार्माकोपिया आयोग, इन दोनों के सहयोग से किया जाएगा। तो क्वेश्चन को एक बार समझ लेते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसके द्वारा एक मीटिंग का आयोजन किया जाता है, इंटरनेशनल मीटिंग ऑफ वर्ल्ड फार्माकोपियाज। तो ये जो है इंटरनेशनल मीटिंग फॉर वर्ल्ड फार्माकोपियाज, ये क्या करता है? पूरे विश्व में दवाओं का वितरण को पहुंच बनाने की कोशिश करता है। तो भारत में इस बार इसकी अध्यक्षता की गई है। इसका 15वां बैठक का आयोजन किया गया था इस बार। तो इसका आयोजन जो किया गया था, तो ये नॉर्मली विश्व संगठन के द्वारा तो किया ही जाता है, लेकिन भारत में इसका जो संबंधित संस्थान था वह था भारतीय फार्माकोपियाज आयोग। नेक्स्ट, कहाँ आयोजित सिटी इन एक्शन फोरम 2025 में अंतर्राष्ट्रीय शहर आयोग को बढ़ावा देने के लिए फिक्की ने एक्सपो सिटी दुबई के साथ समझौता किया है? तो एक्सपो सिटी दुबई के साथ दुबई में समझौता किया है। तो याद रखना है, सिटी इन एक्शन फोरम 2025 ये दुबई में आयोजित की गई थी, और यहीं पर अंतर्राष्ट्रीय शहर आयोग सहयोग को बढ़ावा देने के लिए फिक्की ने, भारत की फिक्की ने एक्सपो सिटी दुबई के साथ समझौता किया था। नेक्स्ट, किस फूड डिलीवरी ऐप ने अपना नाम बदलकर इटर्नल किया है? तो ये किया गया है जोमेटो के द्वारा। नेक्स्ट, इंटरनेशनल क्रिकेट में 600 से अधिक विकेट लेने वाले 5वें भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं रविंद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह। इनके बारे में याद रखना है, जसप्रीत बुमराह को हाल ही में क्रिकेटर ऑफ द ईयर और टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। अर्शदीप सिंह को T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। तिलक वर्मा, इनके बारे में याद रखना है, T20 क्रिकेट में बिना आउट हुए सबसे ज़्यादा 318 रन बनाने का ये रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है। नेक्स्ट, किस देश का फुटबॉल फेडरेशन, जो 2019 से फीफा द्वारा नियुक्त नॉर्मलाइजेशन कमेटी के द्वारा संचालित किया जा रहा था, चुनाव न कराने के कारण उसे हाल में निलंबित कर दिया गया है? तो ये पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को हाल ही में निलंबित कर दिया गया। सिंपल क्वेश्चन है कि किस देश के फुटबॉल फेडरेशन को भी निलंबित किया गया? तो पाकिस्तान के फुटबॉल फेडरेशन को निलंबित कर दिया गया है। तो क्यों? क्योंकि 2019 से फीफा द्वारा नियुक्त नॉर्मलाइजेशन कमेटी के द्वारा इसका संचालन किया जा रहा था। बार बार इसे एक इलेक्शन कराने की बात की जा रही थी, लेकिन इलेक्शन न कराने के कारण इसे प्रतिबंधित कर दिया गया है। नेक्स्ट, हाल में RBI, ठीक है, RBI ने रेपो रेट में कितने प्रतिशत के कमी की घोषणा की है? इसके बाद ऋण और फिक्स डिपॉजिट दोनों के ब्याज दरों में कमी आएगी। तो ये 0.25% की कमी करने की घोषणा की गई है और इसे लागू भी कर दिया गया है। तो पहले जो रेपो रेट था वह 6.5% था, वह घटकर अब 6.25% हो गया। तो इससे फ़ायदा क्या होता है कि जो भी व्यक्ति ऋण लेते हैं, तो ऋण जो कि बैंक देती है पब्लिक को, तो उसमें कमी हो जाएगी। तो कितने % की कमी की गई है? तो 0.25% की कमी दर्ज की गई है। तो पहले 6.5 था, तब घट के 6.25 हो गया है। तो एक रेपो रेट होता है और दूसरा एक होता है रिवर्स रेपो रेट। तो रिवर्स रेपो रेट में किसी तरह का परिवर्तन नहीं किया गया है, और रिवर्स रेपो रेट जो अभी भी है वो 3.35% है। तो रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? तो जैसे रेपो रेट होता है वो क्या होता है कि RBI जो है
वो बैंक को ऋण देता है। आरबीआई जब किसी बैंक को ऋण देता है तो उसको रेपो रेट कहा जाता है। जो ब्याज लेता है उसको रेपो रेट कहा जाता है। और जब कोई भी बैंक आरबीआई के पास पैसा जमा करता है तो फिर क्या होता है, आरबीआई बैंक को ऋण ब्याज देती है और वह जो रेट होता है उसी को रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। तो रिवर्स रेपो रेट में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया, यह 3.35% पर बना हुआ है। नेक्स्ट, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन अर्थात एनएसडीसी इंटरनेशनल एकेडमी का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है ग्रेटर नोएडा में। तो याद रखना है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इंटरनेशनल एकेडमी का उद्घाटन हाल ही में ग्रेटर नोएडा में किया गया है। नई दिल्ली के बारे में याद रखना है कि नई दिल्ली में हाल ही में इंडिया एनर्जी वीक 2025 का आयोजन किया गया है। तो याद रखना है, इंडिया एनर्जी वीक 2025 का आयोजन हाल ही में किया गया है नई दिल्ली में। प्रयागराज में 16 से 18 फरवरी के बीच अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव का आयोजन किया गया है। 16 से 18 फरवरी के बीच प्रयागराज में अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव का आयोजन किया गया है और 13 फरवरी से महाकुंभ का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट, कोलैबोरेटिव क्वालिटी इंश्योरेंस बिल्डिंग द गैप बिटवीन इंडस्ट्री एंड डिफेंस थीम के साथ गुणवत्ता आश्वासन अर्थात क्वालिटी इंश्योरेंस कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ स्थित मानिक शाह कन्वेंशन सेंटर में किया गया, जो रक्षा और जहाज निर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देगी। तो यह जो स्थित है यह नई दिल्ली में स्थित है। दोस्तों ये ध्यान रखना कि हमारे जो इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य रहता है तो इसमें एक कम्प्रहेंसिव व्यू दिया जाता है। जो भी क्वेश्चन होता है तो उसमें बहुत सारी जानकारी होती है। जैसे अभी इस क्वेश्चन का एग्जांपल लेते हैं। इसमें सिंपल क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हाल ही में क्वालिटी एश्योरेंस कॉन्क्लेव इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया। क्वेश्चन इतना ही है, लेकिन इसमें क्या क्या जानकारी मिलती है? तो क्वालिटी एश्योरेंस कॉन्क्लेव, इसको हिंदी में अगर क्वेश्चन पूछा तो क्या हो जाएगा, गुणवत्ता आश्वासन कॉन्क्लेव। तो इसका आयोजन हाल ही में मानिक शाह कॉन्क्लेव सेंटर में किया गया। तो यह मानिक शाह कन्वेंशन सेंटर, तो मानिक शाह कन्वेंशन सेंटर कहाँ स्थित है? तो ये भी नई दिल्ली में। तो ये भी पूछा जा सकता है कि चर्चा में रही मानिक शाह कन्वेंशन सेंटर कहाँ स्थित है? तो यह है नई दिल्ली में। अब यह भी पूछा जा सकता है कि यह जो गुणवत्ता आश्वासन यानी कि क्वालिटी एश्योरेंस कॉन्क्लेव, यह जो कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया था तो इसका थीम क्या था? तो इसका थीम था कोलैबोरेटिव क्वालिटी एश्योरेंस बिल्डिंग द गैप बिटवीन इंडस्ट्री एंड डिफेंस, ये इसका थीम था। तो देख के ही पता चलता है कि ये किससे संबंधित है? तो डिफेंस से संबंधित है, डिफेंस में इंडस्ट्रियलाइजेशन से संबंधित है। तो यह क्या करेगा, यह जो कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है तो यह रक्षा और जहाज निर्माण के क्षेत्र को बढ़ावा देगी। तो इस तरह से इसमें बहुत सारी जानकारी को दिया जाता है। थोड़ा ध्यान से देखने पे, समझने पे बहुत सारी जानकारी इस क्वेश्चन से आपको मिलेगा। नेक्स्ट, हाल में कौन देश चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकला है? तो उपरोक्त दोनों हो जाएगा, इटली और पनामा, ये दोनों देश जो है वो चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकल गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन युवा सम्मेलन का आयोजन गांधीनगर में किया गया है? तो बिम्स्टेक युवा सम्मेलन, इसका आयोजन हाल ही में गांधीनगर में, गुजरात के गांधीनगर में किया गया। इसी प्रकार से ब्रिक्स युवा परिषद उद्यमिता कार्य समूह बैठक, इसका भी आयोजन किया गया था। तो इसका जो आयोजन किया गया था वो दिल्ली में किया गया था। नेक्स्ट, चीन की एआई मॉडल और चैटबॉट ऐप डीपसीक को किस देश ने प्रतिबंधित किया है? तो इसको उपरोक्त सभी ने प्रतिबंधित किया, यानी कि आयरलैंड, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड, अमेरिका और दक्षिण कोरिया, इन सब देशों ने प्रतिबंधित किया है। तो डीपसीक किस देश का एआई मॉडल है? तो ये चीन का है। नेक्स्ट, किसानों को डिजिटल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रदान करने के उद्देश्य से बनाए गए ई-नेम अर्थात
नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट में कुल कितने उत्पाद जुड़ गए हैं? तो इसमें कुल 231 उत्पाद जुड़ गए हैं। तो याद रखें ई नेम। ई नेम क्या है? नेम का फुल फॉर्म होता है नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, और ई लग गया यानी कि इलेक्ट्रॉनिक, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विधि से जो नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग किया जाता है उसी को ई नेम कहा जाता है। तो ये किससे संबंधित है? तो एग्रीकल्चर से संबंधित है। तो इसमें डिजिटल ट्रेडिंग का एक प्लेटफॉर्म है, इसमें किसान जुड़ सकते हैं। तो इस पर वर्तमान में 231 उत्पाद जोड़े गए हैं, 231 उत्पाद हो गए हैं, और हाल ही में इसमें 10 उत्पाद को जोड़ा गया है। चूँकि 10 नए उत्पादों को इसमें जोड़ा गया इसलिए यह चर्चा में आ गई है। तो याद रखना है, ई नेम के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, थोड़ा ध्यान से देखते हैं। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी का कार्यकाल अगले 3 वर्षों के लिए बढ़ाया है। इसके संबंध में सत्य कथन को पहचानना है। तो पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। हाल ही में नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी की एक बैठक आयोजन किया गया है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा। इसके द्वारा क्या किया गया कि नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी होता है, तो इसका कार्यकाल को 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। अब इसमें आंसर देखते हैं। सभी कथन सत्य है, तो क्या क्या है थोड़ा अच्छे से देख लेते हैं क्या क्या जानकारी मिलती है। पहला पॉइंट यह कहता है, यह स्वच्छता कर्मचारियों के सामाजिक उत्थान, शून्य मृत्यु दर हासिल करने के उद्देश्य से बनाया गया है। यह जो कमीशन है यह स्वच्छता कर्मचारियों से संबंधित है, उसके सामाजिक उत्थान, और कभी कभी क्या होता है कि जो सफाई कर्मचारी होते हैं वो जैसे नाले में उतरते हैं तो वहाँ पे या फिर बहुत तरीके से उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उस मृत्यु को शून्य मृत्यु दर तक लाने का उद्देश्य है। इसका स्थापना जो होता है वो 3 वर्षों के लिए किया गया था 1994 में, और वह एक एक्ट के माध्यम से किया गया था, उसका नाम है नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी एक्ट 1993। इसी के माध्यम से 1994 में इसका स्थापना किया गया था 3 वर्षों के लिए, और तब से यानी कि 1994 से हर बार 3-3 साल के लिए इसे बढ़ाया जा रहा है, यानी कि 94 से 97 इस तरह से 3-3 साल के लिए बढ़ाया जा रहा है। वर्तमान में एम वेंकटेश इसके अध्यक्ष हैं, और यह जो कमीशन है इसका कार्यकाल अभी वर्तमान में 3 साल के लिए फिर से बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने विधि प्रगति राष्ट्रीय आईपी मूट कोर्ट कंपटीशन का उद्घाटन किया। यह प्रतियोगिता प्रतिभागियों को वकालत कौशल को बढ़ाने और नवीनतम और समसामयिक कानूनी मुद्दे के प्रति जागरूक करेगी। का आयोजन किसके सहयोग से किया गया? तो इसका ये 3 हो जाएगा, DPIIT IPR चेयर और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली, इन तीनों के सहयोग से किया गया है। तो याद रखना है, राष्ट्रीय आईपी मूट कंपटीशन जिसका नाम है विधि प्रगति, इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा किया गया है। तो यह जो राष्ट्रीय आईपी मूट कोर्ट कंपटीशन है, तो इसका उद्देश्य क्या होता है? तो इसमें जो प्रतिभागी होते हैं तो उसमें वकालत की कौशल को बढ़ाने और नवीनतम जो नए नए तरीके आते हैं कानून के, तो उस यानी कि समसामयिक कानूनी मुद्दे, इनके प्रति जागरूक करने के लिए इसका आयोजन किया जाता है। तो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड IPR चेयर और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली, यानी कि नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट, भारत ने संयुक्त राष्ट्र के नियमित बजट में कितनी राशि का भुगतान हाल में किया है? इसके साथ भारत उन 35 देशों की सम्मान सूची में शामिल हो गया है जो संयुक्त राष्ट्र को अपना भुगतान समय पर पूरा करती है। इसकी घोषणा फिलिमोंग यांग जो कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष ने किया है, जो 4 से 8 फरवरी के बीच भारत की यात्रा पर थे। तो इसका आंसर हो जाएगा $37.64 मिलियन। तो सिंपल क्वेश्चन ये है कि हाल ही में भारत ने
संयुक्त राष्ट्र को नियमित बजट जिसका अमाउंट है $36.64 मिलियन, इस राशि का भुगतान यूनाइटेड नेशन को कर दिया है। अब आगे क्या क्या जानकारी मिलती है, तो यह जो बजट होता है तो सारे देशों का ये फर्ज बनता है कि यूनाइटेड नेशन को अपना जो बजट है वो टाइम पर दे। तो ऐसे 35 देश हैं जो इस बजट को टाइम पर दिया करते हैं। तो उसी 65 देशों की एक सम्मान सूची होती है, उसी में भारत शामिल हो गया है। इसकी घोषणा किसने की, तो फिलिमोंग यांग। फिलिमोंग यांग कौन है, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष हैं। ठीक है, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष हैं। और संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष जो कि फिलिमोंग यांग है, वो हाल ही में 4 से 8 फरवरी के बीच भारत की यात्रा पर थे। नेक्स्ट, हाल में प्रधानमंत्री फ्रांस की यात्रा पर थे। इसके संबंध में सत्य कथन को पहचाना, तो उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो क्या क्या है, तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और अमेरिका की यात्रा पर गए थे। जब फ्रांस की यात्रा पर गए थे तो मुख्य रूप से किस लिए गए थे, तो फ्रांस में इस बार AI शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो उसी में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री पेरिस गए थे। तो ये भी याद रखना है कि AI शिखर सम्मेलन का आयोजन इस बार कहाँ किया गया था, यानी कि 2025 में इसका आयोजन पेरिस में किया गया था, फ्रांस में किया गया था। और 2026 का जो AI शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा वो कहाँ किया जाएगा, वो अपने देश भारत में किया जाएगा। तो ये भी याद रखना है, AI शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन जो किया जाएगा वो अपने देश भारत में किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, ठीक है, इमैनुअल मैक्रोन के साथ मिलकर मार्सिले में वाणिज्यिक दूतावास का उद्घाटन किया। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाल ही में फ्रांस में भारत का एक नए वाणिज्यिक दूतावास का उद्घाटन किया गया। इसका उद्घाटन किसने किया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन दोनों ने मिलकर इस वाणिज्यिक दूतावास का उद्घाटन किया। और यह जो वाणिज्यिक दूतावास खोला गया है ये फ्रांस के मार्सिले में खोला गया है। फ्रांस का जो मार्सिले है वहीं पे एक स्थान है मजार गुएस युद्ध कब्रिस्तान। तो मजार गुएस युद्ध कब्रिस्तान जो है वो जो विश्व युद्ध 1 और 2 यानी कि वर्ल्ड वॉर 1 और 2 जो हुआ था तो उसमें जो शहीद भारतीय सैनिक थे तो उनको श्रद्धांजलि देने के लिए भी प्रधानमंत्री वहाँ पे पहुँचे। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मजार गुएस युद्ध कब्रिस्तान ये कहाँ है, तो ये फ्रांस में। किससे संबंधित है, तो वर्ल्ड वॉर 1 और 2 में जो लोग शहीद हुए थे वहीं पर उनको दफनाया गया था। नेक्स्ट, किस देश में चुनाव के बाद किस देश के फिर से क्वेश्चन पता किस देश में होने वाले चुनाव में रूसी हस्तक्षेप के आरोप के बीच राष्ट्रपति क्लॉस योहानिस ने अपने पद से इस्तीफा दिया। तो रोमानिया के राष्ट्रपति थे क्लॉस योहानिस। ऐसे इनका कार्यकाल जो होता है 10 साल का, 2 टर्म में 10 साल का जो कार्यकाल होता है पूरा हो चुका था। तो अगली बार जो चुनाव हो रहा था तो उसमें ऐसा माना जा रहा था कि जो रोमानिया का चुनाव है उसमें रूस का हस्तक्षेप है। तो उसके अगेंस्ट में जो विरोधी पक्ष थे उन्होंने इन पर महाभियोग लगाया था। तो महाभियोग की सुनवाई होने के पहले ही इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस तरह कनाडा के भी राष्ट्रपति जो है जस्टिन ट्रूडो उन्होंने भी अपने पद से हाल ही में इस्तीफा दिया था। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना उनका भी स्थिति खराब हुआ, देश छोड़ के चली गई थी। तो ये भी याद रखना है। अमेरिका में भी नए राष्ट्रपति बने डोनाल्ड ट्रंप, इससे भी याद रखना है। नेक्स्ट, अमेरिका के बाहर के देशों द्वारा स्वस्थ, टिकाऊ और लचीले भवन डिजाइन, निर्माण और संचालन को प्रकाश डालते हुए 2024 लीड अर्थात लीडरशिप इन एनर्जी इन्वायरमेंट डिजाइन के लिए यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की सूची में किसने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। तो इसमें भारत जो है वो तीसरा स्थान प्राप्त किया है। तो सिंपल क्वेश्चन ये है कि यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल सूची में किसने पहला स्थान प्राप्त किया है, तो चीन ने पहला स्थान प्राप्त किया है, कनाडा ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है और अपना देश भारत ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है।
तो ये जो यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल जो होता है, तो ये किस चीज़ के लिए सूची जारी करती है? तो जो बिल्डिंग का निर्माण होता है, तो बिल्डिंग जो निर्माण होता है तो वह स्वस्थ, टिकाऊ और लचीला हो, उसमें जो डिजाइन हो वो सब सही हो। तो इस तरह से इसमें एक सूची जारी की जाती है। इसमें अमेरिका जो है वो टॉप पर रहता है, क्योंकि यह यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल है, तो इसके लिए इस सूची में ये अमेरिका को शामिल नहीं करता है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि अमेरिका जो है वो यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल सूची में प्रथम स्थान पर हमेशा रहता है। नेक्स्ट, भारत और मिस्र के बीच आयोजित होने वाली वार्षिक सैन्य अभ्यास का तीसरा संस्करण का आयोजन राजस्थान स्थित महाजन फायरिंग रेंज में किया गया। उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है साइक्लोन। तो याद रखना है, साइक्लोन एक एक्सरसाइज होता है, वो भारत और मिस्र के बीच में किया जाता है। ये हर वर्ष आयोजन किया जाता है और यह जो अभ्यास है वो सैन्य अभ्यास, यानी कि आर्मी इसमें पार्टिसिपेट करती है, और इसका तीसरा संस्करण का आयोजन इस बार किया गया है। और इसका जो आयोजन किया जाता है तो एक बार भारत में, एक बार मिस्र में किया जाता है। पिछले बार मिस्र में किया गया था, इस बार भारत में किया गया है। एक्वेरिन, एक्वेरिन क्या है? एक्वेरिन एक्वेरियम, ठीक है, एक्वेरिन लिखा गया लेकिन इसका नाम है एक्वेरियम, एक्वेरिन, ठीक है। तो एक्वेरिन एक एक्सरसाइज है, वो भारत और मालदीव के बीच आयोजित की जाती है। और ये जो एक्वेरिन एक्सरसाइज है एक ट्रोपेक्स एक्सरसाइज है। क्या एक्सरसाइज है? ट्रोपेक्स। तो ट्रोपेक्स एक्सरसाइज जो है, तो ये ट्रोपेक्स एक्सरसाइज कहने का मतलब ये होता है, ये थिएटर लेवल का एक एक्सरसाइज होता है। और थिएटर लेवल कहने का मतलब क्या होता है कि इसमें आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड सब सम्मिलित रूप से भाग लेते हैं। तो हाल ही में ट्रोपेक्स 25 या फिर एक्वेरियन, इसका आयोजन जो किया गया वो भारत और मालदीव के बीच किया गया है। नेक्स्ट, किस देश में चल रहे दंगा को समाप्त करने के लिए ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया था बांग्लादेश में, डेविल हंट। नेक्स्ट, विशेष हवाई अभियानों पर केंद्रित प्रशिक्षण अभ्यास विंग्ड रेडर का आयोजन किसने किया? तो इसका 1 और 3 यानी कि आर्मी और एयरफोर्स ने विंग्ड रेडर नामक प्रशिक्षण अभ्यास का आयोजन किया है। नेक्स्ट, रिलायंस ने क्रिकेटर मुरलीधरन के साथ मिलकर नया स्पोर्ट्स हाइड्रेशन ड्रिंक लॉन्च किया। उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है स्पिनर। वैसे केम्पा नामक भी एक ड्रिंक ही था, उसे भी रिलायंस के द्वारा ही लॉन्च किया गया था। रियल जो है वो डाबर के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अपने प्रमुख जेट प्रशिक्षण विमान हिंदुस्तान जेट टेनर यानी कि HJT-36 का नाम बदलकर क्या रखा है? तो इसका नाम रखा है ESS। तो याद रखना है ESS क्या है? तो ESS जो है एक तरह का प्रशिक्षण विमान है, हिंदुस्तान जेट ट्रेनर। तो HJT-36 इसका नाम रखा गया है ESS। ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट, क्यूलेक्स मच्छर के काटने तथा नेमाटोड कृमि के कारण होने वाली लिम्फेटिक फाइलिडियोसिस को सरकार ने कब तक समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो यह लक्ष्य निर्धारित किया गया 2027 का। तो याद रखना है, लिम्फेटिक फाइलिडियोसिस इस किसके कारण होता है? तो क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। और इसमें एक कृमि जो होता है उसका नाम है नेमाटोड कृमि, तो उसी के द्वारा ये लिम्फेटिक फाइलिडियोसिस होता है, जो हाथी पाँव जिसे कहा जाता है। तो उसे भारत ने 2027 तक समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। WHO वो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी इसे समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2030 तक इसे समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, और भारत ने 3 साल पहले कि 2027 तक इसे समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। नेक्स्ट, हाल में भारत और इंग्लैंड के बीच अहमदाबाद स्थित विश्व के सबसे बड़े स्टेडियम में एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत मैच तथा सीरीज में विजेता बना। इसमें किसके द्वारा शुरू डोनेट ऑर्गन सेव लाइफ अभियान को लॉन्च किया गया था? तो ये डोनेट ऑर्गन सेव लाइफ, यह जो कैंपेन था
ये बीसीसीआई के द्वारा लॉन्च किया गया था। और ये कहाँ पे लॉन्च किया गया था? तो हाल ही में भारत और इंग्लैंड के बीच जो तीसरा और अंतिम एक दिवसीय मैच खेला गया था, जो कि गुजरात के अहमदाबाद स्थित विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया था। और उसमें भारत जीता था तीसरा, और तीनों मैच भारत के द्वारा जीता गया था। तो इसे बीसीसीआई ने लॉन्च किया था, डोनेट ऑर्गन सेव लाइफ। नेक्स्ट, भारत का पहला स्वचालित बायोमेडिकल अवशिष्ट उपचार संयंत्र सृजनम को एम्स नई दिल्ली में किसने लॉन्च किया? तो यह लॉन्च किया गया डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। तो याद रखना है सृजनम का नाम याद। सृजनम क्या है? तो यह एक स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र है सृजनम। इसी को डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया। ऐसे देख के लगता है कि मेडिकल से संबंधित है और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने इसे लॉन्च किया होगा, तो ऐसा नहीं है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया है। तो जेपी नड्डा के बारे में याद रखना है कि जेपी नड्डा जो है वो वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो है वो अर्थ साइंस मिनिस्टर यानी कि विज्ञान मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। चूँकि विज्ञान से संबंधित, इसी के लिए ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, स्पोर्ट वॉशिंग के चल रहे आरोपों के बीच रियाद में होने वाले पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? तो अब यह माना जा रहा है कि 2027 में रियाद में होगा। तो याद रखना है कि ओलंपिक का ई स्पोर्ट्स गेम ये 2025 में आयोजन किया जाना था, लेकिन अभी ऐसा माना जाता है कि जो भी गेम होते हैं वो अरब कंट्रीज़ में होते हैं और अरब कंट्रीज़ को प्रायोरिटी ज़्यादा दिया जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि यह एक धब्बा है। तो स्पोर्ट्स वॉशिंग जो होता है, तो स्पोर्ट्स वॉशिंग होता है किसी के धब्बा को धोने की बात की जाती है, तो इससे संबंधित है स्पोर्ट्स वॉशिंग। तो रियाद में किया जाना था, लेकिन उसे स्थगित कर देगा और ऐसा माना कि 2027 तक रियाद में फिर से इसका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा गाजा पट्टी के लोगों को मिस्र और जॉर्डन सहित पड़ोसी देशों में हस्तांतरित करने की बात के बाद इसके विरोध में कहा आपातकालीन अरब शिखर सम्मेलन आयोजन करने की घोषणा की गई है। तो ये मिस्र में किया जाएगा आपातकालीन अरब शिखर सम्मेलन। क्या हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही घोषणा कर दी है कि गाजा पट्टी में जो भी लोग हैं उन्हें हटाकर मिस्र और जॉर्डन के साथ साथ पड़ोसी देशों में भेज दिया जाएगा और फिर से गाजा पट्टी में निर्माण कार्य की जाएगी। जब निर्माण कार्य हो जाएंगे तब वापस लाए जाएंगे, लेकिन लोगों का यह समझ में आ रहा है कि उनका नीयत सही नहीं है, तो इसके लिए यह आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट, तमिलनाडु में आयोजित टेनिस का चेन्नई ओपन जीतकर अपना पहला एटीपी खिताब फ्रांस के खिलाड़ी ने जीता। उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है किरियन जैकेट। किरियन जैकेट ने इलियास आमिर को हराकर टेनिस का चेन्नई ओपन खिताब जीता है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ओपन का भी आयोजन किया गया था और उसमें पुरुष वर्ग में जेनिक सिनर और महिला वर्ग में एम कीज ने यह खिताब जीता था। नेक्स्ट, एशिया का पहला सहानुभूति निर्माण एनिमेट्रॉनिक अर्थात एपैथी बिल्डिंग एनिमेट्रॉनिक हाथी, जिसके अंदर दर्द, भय, खुशी, प्यार इत्यादि भावनाओं का अनुभव कर सकती है, का अनावरण बेंगलुरु में किया गया है। इसका नाम क्या रखा गया है? इसका नाम रखा गया है एली। तो याद रखना है कि एली एक हाथी है। वो क्या है? एक एनिमेटेड, कह सकते हैं एनिमेटेड, यानी कि सहानुभूति निर्माण एनिमेट्रॉनिक हाथी है, यानी कि एपैथी बिल्डिंग एनिमेट्रॉनिक हाथी है। उसका नाम रखा गया एली। तो एली ध्यान रखना कि एक हाथी है। सृजनम ऊपर बताया गया था, क्या था? सृजनम एक बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र है। जितेंद्र सिंह ने एम्स में इसका उद्घाटन किया है। यशस एक हिंदुस्तान जेट ट्रेनर यानी कि HJT-36 है, उसका नाम यशस रखा गया है। नेक्स्ट, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 6 अतिरिक्त भाषाओं में
अनुवाद सेवाओं का विस्तार करने की घोषणा की है। इसके बाद कुल भाषाओं की संख्या 16 हो जाएगी जिसका अनुवाद किया जाएगा। 6 नए जो भाषाएं जोड़ी गई है तो वो कौन कौन है, तो इसका उपरोक्त सभी हो जाएगा। बोडो, डोंगरी, मैथिली, मणिपुरी, संस्कृत और उर्दू। इन 6 भाषाओं में अब जो संसद की जो भी संबंधित विषय होंगे तो उसे इन 6 अन्य भाषाओं में भी जोड़ा ये किया जाएगा। और इसके साथ इसमें कुल 16 भाषाएं शामिल हो गई हैं। तो ये 16 नए भाषाएं हैं। तो और पहले की कौन भाषाएं हैं, तो पहले से जो अन्य भाषाएं हैं तो वो भाषाएं हैं हिंदी, अंग्रेजी, असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, ओडिया, तमिल और तेलुगु। नेक्स्ट 2025 पैरा तीरंदाजी एशिया कप विश्व का आयोजन कहाँ किया गया, जिसमें भारत ने सबसे ज़्यादा 12 पदक जीते। तो इसका आयोजन किया गया था थाईलैंड में, पैरा तीरंदाजी एशिया कप। नेक्स्ट ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी 180 देशों की सूची, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक अर्थात करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 में 100 में से 38 अंक प्राप्त कर भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है। तो इसमें भारत को 96वां स्थान प्राप्त हुआ है, 96वां स्थान प्राप्त हुआ है भारत को। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक संस्था है, वो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक यानी कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जारी करती है और ये 100 अंकों के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। जो सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त करता है उसको सबसे नीचे, और जो सबसे कम इसमें जो सबसे कम अंक प्राप्त करता है वो सबसे ऊपर रहता है और जो सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त करता है वो सबसे नीचे रहता है। तो सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त किया है, पहला स्थान पर इसमें रहा, यानी कि सबसे कम करप्शन जो है वो डेनमार्क में है, दूसरे स्थान पर फिनलैंड है और तीसरे स्थान पर सिंगापुर है, चौथे स्थान पर न्यूजीलैंड है। 4 को भी याद रखना है, डेनमार्क, फिनलैंड, सिंगापुर और न्यूजीलैंड। और भारत जो है वो 96वां स्थान प्राप्त किया है। पिछले वर्ष का जो आया था तो उसमें भारत 93rd पोजीशन पे था। इसके साथ यह सेट समाप्त होता है। उम्मीद है सेट आपके लिए उपयोगी होगा। कोशिश करके 2-3 बार करके इस सेट को सुने ताकि अधिक से अधिक जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू।